नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। भरी संसद में विपक्ष के एक सांसद ने जज साहब को लपेट दिया। न्यायपालिका किस दौर में है और न्यायपालिका में बैठे हमारे माननीय जज किस अमृत काल में है, इसको हम सापेक्ष अगर देखें तो ज्यादा बेहतर समझ में आए। हाई कोर्ट का जज लोकसभा में पहुंच जाता है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस राज्यसभा में पहुंच जाता है। बहुत तरक्की है। अब कई बार मैं समझ नहीं पाता हूं कि सीजेआई का बड़ा प्रोटोकॉल है कि राज्यसभा के सांसद का बड़ा प्रोटोकॉल है। अब प्रोटोकॉल की भी बात अभी करेंगे। जब चर्चा छिड़ी है तो दूर तक जाएगी। जज साहब क्यों लपेटे गए भरी संसद में, ये भी समझना जरूरी है। लेकिन इन सबसे ज्यादा जो मुझे समझना है आप लोगों के साथ मिलके, वो ये समझना है कि जज लपेटे गए तो मोदी के मंत्री क्यों बिलबिला उठे? आखिर क्यों? उनको क्या ऐसा चुभ गया? भाजपाइयों के क्यों पसीने छूटने लगे? भाई अगर किसी जज पे हम सवाल करें और मोदी जी पसीना पोंछने लगे माथे का, तब तो सवाल और ज्यादा वैलिड हो जाता है। उसकी प्रासंगिकता बढ़ जाती है सवाल की। तो यही सवालों में सवाल लेकर के हेमंत जी के साथ में आया हूं। फिर हेमंत जी को ले आइए स्क्रीन पर। हेमंत भाई स्वागत है। जरा कुछ खबरें हैं उनको देख लीजिए और थोड़ा गौर फरमाइए तो चर्चा आगे बढ़ाया जाए। डीएमके सांसद ने हाई कोर्ट जज को आरएसएस जज कहा। संसद में हंगामा। किरेन रिजिजू बोले न्यायपालिका को बदनाम करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? कैसे हिम्मत हुई? देखिए आगे। मैं आरएसएस का सदस्य था और हूं। रिटायर्ड हुए जस्टिस चितरंजन दास के भाषण पर सवाल क्यों? ये मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। ये क्यों दिखाई है हेडलाइन, ये आगे अभी हम साफ कर देंगे। दो हेडलाइंस हैं, दोनों दिमाग में बस रखिएगा कोने में। अब जरा भीतर चलते हैं खबरों के। भास्कर जो ताजा खबर है उसके भीतर चलते हैं। लाओ भैया। शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में शुक्रवार को तमिलनाडु से डीएमके सांसद टीआर बालू और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के बीच तीखी बहस हुई। डीएमके सांसद ने एक मुद्दे पर बोलते हुए एक हाई कोर्ट के जज को आरएसएस जज कह दिया। किरेन रिजिजू ने इस पर तुरंत आपत्ति जताई। रिजिजू ने कहा कि आप एक जज को आरएसएस का कैसे कह सकते हैं? भाई दिखाइए पूरा, रोकिए मत। आप एक जज को आरएसएस का जज कैसे कह सकते हैं? ये मतलब इतने नहीं, आपकी हिम्मत कैसे हुई? और यहां तक ये मामला पहुंच गया जहां पर सदन की कार्रवाई से इसको हटाने तक की बात हो गई। ये संसद की मर्यादा का उल्लंघन है। आप एक जज के लिए असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप माफी मांगिए। मामला यहां तक पहुंचा, माफी मांगने के लिए किरण रिजिजू बोलने लगे बालू को। कार्यपालिका न्यायपालिका पर कलंक लगाने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? वाकई ये लाइन मुझे हजम हुई कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कलंक लगाने की। ये काम आप नहीं कर सकते। ये काम सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? आप लोग बताइए। डीएमके सांसद ने हाई कोर्ट जज को कहा आरएसएस जज। गरमा गया शीतकालीन सत्र। किरेन रिजिजू ने जताई आपत्ति। और आपत्ति बताई कि आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आप कलंक लगाएंगे ना, आप लोग ये काम करेंगे। लोकसभा में इंडिगो विवाद पर जो है और मद्रास हाई कोर्ट जज विवाद पर हंगामा हुआ। इसी में टीएमसी सांसदों और डीएमके के सांसद टीआर बालू के बीच तीखी बहस हुई, जिसमें बालू ने हाई कोर्ट जज को आरएसएस जज कह दिया था। यही वो मामला है। चलिए हटा दीजिए और हटा दीजिए और सुनवा दीजिए। ज्यादा बेहतर है कि अब हम बताते रहें बालू ने क्या कहा और इन्होंने क्या कहा, उससे अच्छा सुनवा दीजिए। Temple of Tirupurankundram near Madurai. Who has lit the Deepam? Whether they recognized official religious endowment board representative or some miscreants just now, they wanted to create some problem. They went to the court and got a judgment from the RSS judge.
The judge, see, the judge himself, sir, the judge himself has said, he is proud of saying, This amounts to casting aspersion on the judiciary. Honorable Member T.R. Balu is a senior member of the House. He cannot pass aspersion on the judiciary, and he has named RSS judge. I am sorry to say that in the history of our parliamentary democracy, we have maintained decorum, rules, prevention of all usage of our parliamentary words are in record. He is using. Kindly be seated. No, we are not opposed to whatever he speaks, but he can't use our parliamentary words. He can't cast aspersion on judiciary. Rest of the members, How can he cast aspersion on a judge? It is a very serious matter. Baluji, this will lead to unnecessary trouble. Not only for you, Sir, but for your party also. This is absolutely wrong on the part of Honorable Member Baluji. You make a point. You make a point. Honorable Chair has given you opportunity to speak. How can you cast aspersion on the judge of a High Court? Honorable MP, sir, Mr. Balu, your point has been taken. One second. If you want please be seated. Rest of the members, please be seated. If you want discussion, let him speak. If you sit, No, you want Baluji to keep speaking whatever he wishes? I cannot This allow House all of you. runs with No, rules of progress. procedure. No, Mr. Gray, Did you hear what he sit down. Please sit said? What he said? down. No, one second. No, Mr. we are ready to listen. Yes, sir. One second, sir. No, please be seated. Please be seated. I will let you know. No, Sir, we please be can't seated. agree to the statement made by Honorable Member T. Sir, We one take second. serious objection to it, and this is a wrong procedure. If a member is allowed to Sir, speak you- anything he wishes, No. this See, House cannot run like this. I am now going to talk. I am going to speak. I am going to say kindly, please be seated. All of you, please be seated. Please be seated. I will decide. I will let you know. Honorable MP T.R. Balu, sir, you are very senior. You know that the matter is sub judice, and unfortunately, you have. No, sir. Let me speak. The chair is speaking. Please listen. No, 1 second, sir. 1 second, sir. Please. 1 second, sir. He makes accusation. I will request our MP from who belongs to Tamil Nadu also be allowed to speak. Who is Honorable Minister? अच्छा, एक मैं और इसमें ऐड ऑन कर दूं इंफॉर्मेशन। ये पूरा कमेंट था जो उन्होंने बयान दिया था, बोला था टीआर बालू ने, उसको कार्रवाई से निकाल दिया गया है, स्पंज कर दिया गया है। और वही जो आसन पर बैठे हुए महोदय थे, वो बता रहे थे कि मामला सब जुडिस है, तो ऐसे में आपसे ऐसी टिप्पणी की उम्मीद नहीं की जा सकती है। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि किसका मामला सब जुडिस है। ये जरा हम समझेंगे हेमंत जी से कि हमें पता हो, भाई अपडेट वहां से मिल जाए कि कौन सा मामला सब जुडिस है। क्या ये मामला सब जुडिस है कि चितरंजन दास आरएसएस के थे या नहीं थे? इस पर कोई फैसला हो रहा है, जांच हो रही है, आरएसएस का रजिस्टर वगैरह मंगवाया गया है तो बताइए, तो हम लोग भी अगर कुछ मदद कर पाए, एक आध पन्ना हमारे पास होगा दिखाएंगे। मैं जो सेकंड नंबर पे हेडलाइन दिखाया था वो अब एक बार दिखाइए, तब एक बार कनेक्ट हो जाएगा, फिर हेमंत जी के पास चलेंगे सीधा। जो सेकंड नंबर पर था वो दिखाइए। कोलकाता हाई कोर्ट में चितरंजन दास नियुक्त थे, और जब इनके ये रिटायर हुए हैं तो रिटायरमेंट पर चितरंजन दास ने खुद बोला। ये बोलने के लिए या उनको टेलीप्रॉम्प्टर पर लिख के हमने नहीं दिया था, ना कोई गन पॉइंट पर बुलवाया था किसी ने। इन्होंने खुद बोला कि मैं आरएसएस का सदस्य था। ये देख लीजिए आप, नवभारत टाइम्स की ये खबर है, उसकी हेडलाइन देख लीजिए, मैं आरएसएस का सदस्य था और हूं। रिटायर हुए जस्टिस चितरंजन दास के भाषण पर सवाल क्यों? इन्होंने रिटायरमेंट के बाद बोला और कहा कि अब रिटायर हो गया हूं, अब चाहता हूं कि और जी जान से आरएसएस के लिए काम करूं। अब आरएसएस के आदमी को अगर भागवत को संघी कह दिया जाए, संघी, तो कहोगे नहीं भागवत का अपमान हो गया। ये संघी गाली वाली तो नहीं है। हम तो वामपंथी को गाली नहीं मानते हेमंत भाई, जैसे बहुत पूरी दुनिया में वामपंथ, दक्षिण पंथ, ये सब मतलब बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि दक्षिणपंथी सरकारें आ गई हैं, फला देश में जो है राइट विंगर्स की सरकार है, फला देश में लेफ्टिस्ट की सरकार। ये संघी क्यों गाली हो गया? इतना तिलमिला क्यों गए, पसीना क्यों हो गया, पूछने लगे इनको क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी।
संसद के रिकॉर्ड पर संसदीय कार्य मंत्री कह रहे, कोट अनकोट, आप एक जज को आरएसएस का जज कैसे कह सकते हैं? कोई बात नहीं, यहां तक ठीक है। यह संसद की मर्यादा का उल्लंघन है, यहां भी ठीक है। आप एक जज के लिए असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आरएसएस का जज, आरएसएस को असंसदीय शब्द है क्या? संसदीय कार्य मंत्री कह रहे, मैं राष्ट्र नहीं कह रहे बिल्कुल अपनी तरफ से। उनको कह रहे कि असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप माफी मांगिए। न्यायपालिका पर कलंक लगाने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? यानी कि किसी को आरएसएस का जज कह दिया तो न्यायपालिका पर कलंक कैसे लग गए? वो जो जस्टिस चिदरंजन दास का आपने भी दिखाया, इसका मतलब उन्होंने तो खुद ही स्वीकार कर लिया कि उन्होंने भी कलंकित किया। वो तो खुद ही कह रहे कि मैं तो आरएसएस का था, हूं और रहूंगा और आगे भी जोरदार काम करूंगा। प्रधानमंत्री जी यही बात कहां पे कह चुके हैं? लाल किले पे। दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ कौन सा है? आरएसएस। कहा है कि नहीं कहा है? कहा। तो उन्होंने कलंकित कर दिया क्या? आरएसएस को ऐसी माफी मांगी जाए? कोई ऐसी चीज है क्या? क्या वो असंसदीय शब्द है क्या? क्या चीज है? और इस पर आपत्ति किरण रिजिजू जी को इन शब्दों में कैसे हुई? सवाल तो केवल इतना है। आशीष जी, इस पूरे मामले को आप एक बार देखिए कैसे क्या है। ये बेसिकली मामला क्या है कि मदुरई में सिकंदर बादशाह दरगाह के पास स्थित एक प्राचीन मंदिर के खंभे दीपाथूल के ऊपर कार्तिकेय दीपम जलाने की पुरानी परंपरा है। 1 दिसंबर को मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने श्रद्धालुओं को दीप जलाने की इजाजत दे दी। तमिलनाडु सरकार ने इसे सांप्रदायिक तनाव का हवाला देते हुए इस आदेश का विरोध किया। इसी पर बालू कह रहे थे कि तमिलनाडु में जानबूझकर ऐसी स्थिति पैदा की जा रही है जिससे तनाव बने। उन्होंने कहा एक खास राजनीतिक पार्टी से जुड़ा एक खास समूह सांप्रदायिक झड़पें पैदा कर रहा है, भारत सरकार को इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए, ये कह रहे थे। और उसमें उन्होंने आरएसएस जज का रेफरेंस दे दिया कि दे गॉट ए फेवरेबल जजमेंट फ्रॉम ए आरएसएस जज। सरकार की ओर से जवाब दिया गया। संसदीय मामलों के राज्य मंत्री एल मुरुगन ने तमिलनाडु में डीएमके सरकार पर धार्मिक भेदभाव का उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने कहा तमिलनाडु सरकार एक खास समुदाय को निशाना बना रही है, वे उस इलाके में कानून व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं, डीएमके सरकार सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रही है। तो इसमें कहीं कोई किसी को आपत्ति नहीं थी। केवल आरएसएस का जज कहने पर रिजिजू साहब भड़क क्यों गए? सवाल तो ये है ना, जब जज खुद स्वीकार कर रहे हैं, बीजेपी की प्रवक्ता, उसको आप शपथ दिला रहे हो नोटिस में आने के बावजूद, कॉलेजियम पास कर रहा है उसका नाम, बाकायदा वो कुछ दिन पहले तक भाजपा की ऑफिशियल प्रवक्ता थी, कोई आपत्ति नहीं किसी को। तमिलनाडु के अंदर क्या हुआ आपने देखा कि वो जज साहिबा का केस जैसे ही उनका नॉमिनेशन कॉलेजियम से आया और कल शपथ होनी है, तो प्रशांत भूषण और सारे लोगों ने आज ही अप्लाई किया कि भाई इसकी शपथ रोकी जाए, ये ऐसे ऐसे है, राइट विंग का है। और आपके जो माननीय बैठे हैं दिल्ली में, उन्होंने जानबूझ के हियरिंग 11 बजे रखी ताकि वो शपथ पूरी हो जाए। शपथ के बाद वो हियरिंग इनफ्रुक्चुअस हो गई और वो अब सारी उम्र जज रहेंगी। क्या क्या हो रहा है देश के अंदर? आपके प्रिय, बहुत ही प्रिय थे जो पिछले चीफ जस्टिस थे, बीआर गवई के बड़े आप भी कसीदे बाचा करते के बड़े वो थे। बीजेपी की प्रवक्ता भी जो महाराष्ट्र में वहां पे हुई, तमिलनाडु में ही हुआ। कर लीजिए क्या करें। इलाहाबाद हाईकोर्ट के माननीय क्या कह रहे थे कि इस देश के अंदर जो शासन है, व्यवस्था है, वो बहुसंख्यकों के हिसाब से चले। फिर संविधान का क्या? आपने शपथ किसके लिए? संविधान के लिए है या किसी और चीज के लिए? केवल ये चीज मैं आपको डिस्कोर्स बता रहा हूं रनिंग में जो कुछ इस देश के अंदर चल रहा है। एक व्यक्ति बंगाल हाईकोर्ट के अंदर कुर्सी पे है जज के, आज इस्तीफा देता है, 2 दिन बाद बीजेपी ज्वाइन करता है और बीजेपी की टिकट मिलती है, लोकसभा पहुंच जाता है। एक सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई आज रिटायर होता है और वो कल कुछ दिन बाद राज्यसभा में नॉमिनेट हो जाता है। आपने कहा कि राज्यसभा एमपी बड़ा होता है या सीजीआई बड़ा होता है? तो आपने जैसे ही सवाल किया तो मैं तो फिर तुरंत, मुझे तो काम करना पड़ता है उसके ऊपर, तो इमीडिएटली मैंने ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस भेजा आपको, जरा उसको देख लीजिए जरा। जो आज की तारीख में जो स्क्रीन पर अगर रेडी हो पाए तो चलवा दीजिए। मैंने दे दिया था, कंट्रोल रूम को दे दिया था। आज की तारीख में जो करंट ऑफिशियल ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है, जो अभी इसी साल 25 में रिटायर हुआ है, इस देश के ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में नंबर 1 पे राष्ट्रपति होते हैं, नंबर 2 पे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उपराष्ट्रपति, तीसरे नंबर पे प्रधानमंत्री होते हैं, नंबर 4 गवर्नर ऑफ स्टेट,
अपने राज्य के अंदर होते, अपनी स्टेट के अंदर, दिल्ली में नहीं, हाँ, अपनी स्टेट के अंदर। हाँ, 5वें नंबर पे फॉर्मर प्रेसिडेंट्स और 5A पे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। 6ठे नंबर पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड स्पीकर ऑफ द लोकसभा होता है, 6ठे नंबर पे। आप तो राज्यसभा MP की बात कर रहे थे, तो इसमें तो नहीं है उनका नाम। 7वें नंबर पे कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द यूनियन मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स विद इन देयर स्टेट्स होता है। तो CGI का 6ठे नंबर का छोड़ करके राज्यसभा के MP नॉमिनेट हो गए। अब इसमें मैं और आप क्या कर सकते हैं? हम तो करके नहीं आए ना, हमने उस पर उनको ये सलाह दी कि साहब आपको ये करना चाहिए, नहीं तो इसके बाद राज्यसभा चलेगी नहीं आपके बिना। तो मैं चिंतित इस बात से हूं कि असंसदीय कैसे हो गया RSS का, मेरे को खुद समझ में नहीं आया। नहीं तो माफी या क्यों तो मांगनी चाहिए या तो लोकसभा में, सदन में, दोनों आशीष, सदनों में या तो असंसदीय शब्दों की सूची में संघ को डाल दिया जाए, तो मैं नहीं, मानूं। इसका मतलब संसदीय कार्य मंत्री जब इस बात को असंसदीय कह रहे हैं तो कुछ तो घालमेल है ना। थोड़े दिन पहले एक RSS के एकलव्य हुआ करते राज्यसभा के अंदर, सदन के पटल पर बैठ करके, चेयर पर बैठ करके वो RSS का गुणगान करते थे। हाँ। करते थे। उससे बड़ा राष्ट्रवादी कोई संगठन नहीं है, फला है, ढींग है, जो कुछ भी उन्होंने कहा पूरा लंबा चौड़ा। मैं आप तो यहां भी नहीं बोलेंगे जो उन्होंने सदन के पटल पर बोला, और खुद को एकलव्य बता दिया। तो एकलव्य का तो अंगूठा लिया गया था, उनका तो पद ही ले लिया उपराष्ट्रपति का। आज तो चू नहीं निकली उनकी, एक शब्द नहीं निकला उनके मुंह से। बस एक दिन एक लाइन बोल के आए भोपाल में कि भगवान करे कोई इस नैरेटिव के चक्कर में ना फंसे। एक लाइन बोले आज तक। उनका अंगूठा नहीं, उनका पद ही ले लिया गया, कारण भी नहीं पूछा गया, और कहा गया कि स्वास्थ्य कार्ड में चले गए। तो मेरी चिंता ये नहीं है, मेरी चिंता है कि जिस संगठन को प्रधानमंत्री जी लाल किले पे खड़ा होकर के ये कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा NGO है, राष्ट्रवाद है, फला है, ये है, तो किसी जज को RSS का जज कहने पे यहां क्या दिक्कत है? जब रिटायर होने के बाद ये कह रहा है कि मैं RSS का सदस्य था, हूं और काम करना चाहता हूं, तो ये मैंने और आपने टैग थोड़ी दिए। बीजेपी की जो प्रवक्ता जज बनी है हाईकोर्ट की, तो अगर हम बताएं कि उस तरीके से उनका वो हुआ, कॉलेजियम ने कैसे अप्रूव किया, तो कंटेम्प्ट हो जाएगी क्या? क्यों? बीजेपी की प्रवक्ता थी नहीं वो, उसका ऑफिशियल ऑर्डर नहीं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती नहीं थी क्या? तो इसमें कंटेम्प्चुअस क्या है, असंसदीय क्या है इसके अंदर, अनपार्लियामेंट्री क्या है? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, बताइए आप, अनपार्लियामेंट्री क्या है इसके अंदर? मैं इसीलिए बता रहा हूं, अगर बताना पड़ेगा तो मैडम जो थी साठे मैडम, वो सिर्फ बीजेपी की प्रवक्ता थी, इतने तक नहीं है जानकारी हेमंत भाई। अब जब कंटेम्प्ट की बात आप कर दिए तो फिर बताना पड़ेगा कि भाई चलो ठीक है, देखेंगे वो भी। ये इनका परिवार, अब नहीं कहते ना निजी उस पर नहीं जाना चाहिए, इनका परिवार संघ का बहुत, मतलब आप जो कहते हैं ना कि पूरे देश में अगर 50 ऐसे परिवार, 50 परिवार में बता रहा हूं आपको इन्फॉर्मेशन, हम नाम उन पे नहीं जाते हैं, पूरे देश में संघ को खड़ा करने में अगर 50-60 परिवारों का बहुत बड़ा योगदान है, उसमें से एक परिवार से जुड़ा हुआ है ये वंश वृक्ष। आप वहां तक सोचिए, वो जिस परिवार से प्रवक्ता मैडम थी, समझे आप? अब बताओ आप, अब उनको क्या कहा जाए? उनको तो, उनको संघी कहें, भाजपाई कहें, कुछ भी कहें। अच्छा एक बात बताओ आप, मैं ये रिजू से पूछता हूं, आपसे भी जब आपने हमसे पूछा तो हम एक सवाल ही पूछ के आप पे फिर बॉल ट्रांसफर करते हैं, टोपी ट्रांसफर। एक बात बताओ, वो मैडम को जिस दिन वो जज बनी है, उससे तत्काल पहले तक, वो आदेश सामने आने तक, सार्वजनिक होने से पहले तक, वो भाजपाई थी कि नहीं थी? थी कि नहीं? है? तो वो अगर कोई कहते भाजपाई जज तो क्या बुराई है? और मैं कई मामलों में बताऊं हेमंत भाई, ये जो चितरंजन दास पे विवाद कर रहे हैं, अगर मेरे निजी विचार पे आप आएंगे तो मैं चितरंजन दास को, वो साठे मैडम को, इनको ज्यादा इस देश में ज्यादा मतलब पारदर्शी मानूंगा। क्यों? क्योंकि चितरंजन दास ने खुद कहा कि मैं संघी हूं, खुद कहा। साठे मैडम भाजपा प्रवक्ता से जज बनी हाई कोर्ट में, कम से कम चंद्रचूड़ तो नहीं है ना वो लोग? चेक तो नहीं करना है ना कि भीतर से क्या है? ये चेक तो नहीं करने की जरूरत है। नहीं क्यों आपकी के देते हैं कि मंदिर में बैठ के देते हैं?
आपकी और मेरी चेकिंग का सवाल नहीं है। प्रधानमंत्री जी पहले भी रहे हैं इस देश के अंदर, सीजीआई पहले भी हुए हैं, और गणेश चतुर्थी हर साल आती है। हाँ क्या कारण है कि 11.5 साल के अपने डंका काल कहेंगे आप इसको, डंका काल, जो डंका बज रहा है, वो डंका काल में केवल एक बार गणेश चतुर्थी पे मोदी जी गए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के हैं। गवई साहब भी तो महाराष्ट्र के ही थे, वो भी तो गणेश चतुर्थी मनाते ही होंगे, बोबड़े भी थे, बोबड़े भी थे। हाँ। तो हम सवाल ये नहीं कर रहे, मैं तो केवल सवाल ये कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी लाल किले पे उस एनजीओ का नाम लेते हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ, स्वयं सेवक संघ नहीं, स्वयं सेवा संघ, उसका नाम लेते हैं, ठीक। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अंदर उसको लेजिटिमाइज कर चुके हैं। अलग अलग लोगों को, उस बैकग्राउंड के लोगों को आप वहां पर लेके आ रहे, एलिवेट कर रहे हैं, हर इंस्टीट्यूशंस के अंदर वो लोग आ रहे हैं। तो अगर कोई हमें वामपंथी कहता है तो मैं तो नाराज नहीं होता भाई, कभी नाराज नहीं होता। तो आप किसी को कांग्रेसी के तो शायद नाराज नहीं हो, क्या कारण है? अच्छा भाजपाई कह दो तो भी नाराज नहीं होता कोई, भाजपाई कह दो तो ठीक है, कोई होगा भाजपाई, किसी को अंध भगत कह दो, भगत कह दो तो भी नाराज नहीं होता। क्या कारण है कि संघी कहने से दिक्कत है? इस बात का जरूर मैं चाहूंगा कि कोई ना कोई इस पे, दर्शक भी इस पे वो बताए कि आरएसएस का जज, आरएसएस के समर्थक जज रिटायरमेंट के बाद खुद स्वीकार कर चुके हैं, अगर किसी ने संसद में कह दिया तो असंसदीय क्या है इसके अंदर? प्रधानमंत्री जी तो बहुत बार कहते हैं पूरे देश में आरएसएस की सरकार है भाई, जब आरएसएस की सरकार है तो फिर एक जज का क्या है? सारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर आरएसएस के लोग हैं, टीवी में नहीं। जितने ये पोमेरियन बैठे हुए हैं आपके प्रचार पत्रों के अंदर, जितने आपके चैनलों के अंदर बैठे हैं, ये कौन है? नाम लेके बता दूं? तो सवाल केवल इतना है कि या तो उस शब्द को, ऐसा क्या हो गया, आरएसएस का जज एक फ्लो में कहा किसी आदमी ने, ठीक, तो आरएसएस शब्द को हटवा दीजिए आप, लेकिन हटवाएंगे तो फिर वही बात आएगी, क्या वो अनपार्लियामेंटरी शब्द है, क्या वो वर्जित शब्द है? और अगर वो वर्जित शब्द है तो फिर धनखड़ साहब ने जो कहा था उसको भी हटवाओ राज्यसभा में। धनखड़ साहब ने तो पूरा लंबा चौड़ा व्याख्यान दे दिया था भाई आरएसएस को लेकर के, कि वो खुद आरएसएस के एकलव्य थे। तो ये मेरे को समझ में बस एक ही बात नहीं आती कि आरएसएस शब्द या संघी कहना किसी को, ये आपत्तिजनक कैसे है, असंसदीय कैसे है, गरिमा को कैसे ठेस पहुंचाई? आरोप लगाना, उन्होंने कहा कि ही इज कास्टिंग एस्पर्शंस ऑन ए जज, आक्षेप लगाना कैसे? आरएसएस का कहना आक्षेप लगाने की बात है? अच्छा हो कि हमारी जुडिशरी पार्टी लाइन से दूर हो, इस तरह की चीजों से दूर हो। मुझे इसमें एक ही बात समझ में आती है, मतलब कुल मिला के ये स्वीकारोक्ति है, एक्सेप्टेंस है कि संघी जज न्यायपालिका पर आक्षेप या न्यायपालिका पर कलंक कैसे हो सकता है? क्योंकि संघी जज होने का मतलब है वो ईमानदार जज नहीं होगा, तभी कलंक हो सकता है। कि अगर संघी जज बोला गया कि संघी जज, इसका मतलब कह रहे हो कि बेईमान होगा, यही तो बात समझ में आती है। ऐसा नहीं है कि इस देश में ऐसे जज नहीं रहे होंगे जिनका कांग्रेसी माइंडसेट ना रहा हो। कांग्रेस तो आजादी से पहले की पार्टी है, हमारी आजादी के आंदोलन की भी अगुआ रही, और आजाद भारत के बाद सरकार भी उसी की बनी। हेमंत भाई, तो आजादी के बाद इस देश में बहुत बड़े बड़े कांग्रेसी जज बने होंगे, इस देश का सीजीआई कांग्रेसी बना होगा। मैं अब पूरी जिम्मेदारी कर रहा हूं, आप लिस्ट खोलेंगे तो मैं बता दूंगा नाम के साथ, क्योंकि उस दौर में जितने बौद्धिक शिक्षित पढ़े लिखे लोग थे वो सब कांग्रेस से जुड़े हुए थे। खाली कुछ एक खास प्रवृत्ति के लोग थे, वो संघ या इन सब जगहों पे गए थे, हेडगवार और गोलवलकर के पास, बाकी सब कांग्रेसी थे। ये चर्चा में शायद मतलब लाना मुझे लगता है जरूरी था आखिर में। तो कांग्रेसी जज थे सब, मैं आज भी कह रहा हूं। अब कांग्रेसी जज अगर थे तो इससे अगर न्यायपालिका पे कलंक लगती हो तो न्यायपालिका बता दे। वो कांग्रेसी जज थे, लेकिन उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक फैसले किए, क्योंकि वो माइंडसेट हो सकता है कांग्रेस से उनका जुड़ाव भी रहा हो। इस देश में बहुत सारे जज रहे होंगे भैया, और ऐसे भी रहे हैं लोग। यह भी बात सत्य है कि इस देश में ऐसे भी जज रहे जिन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ करके जुडिशरी में आए थे, पता होगा आपको, दक्षिण भारत से ही थे। हाँ, नहीं, दक्षिण भारत से,
जिनका जिनका आज की तारीख में लोग नाम लेते हैं, मैं उन पे डिटेल पे आऊंगा, मुझे इस समय बिल्कुल नाम वगैरह, क्योंकि साउथ इंडियन नाम है तो मैं गलत नाम उच्चारण करूं, इस वजह से नहीं उस कहानी पे आ रहा है। वो पॉलिटिक्स, एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ करके जुडिशरी में आए और उनकी मिसालें दी जाती हैं, उनकी मिसालें दी जाती हैं। उन्होंने जब जुडिशरी में आए तो मतलब ऐसा दिखाया, प्रूफ कर दिया कि ये होता है न्याय देवता। कुर्सी पे बैठे और फिर किस विचारधारा से थे, किस पॉलिटिकल पार्टी से थे, किस नेता से हमारे निजी संबंध थे, सब खत्म। अद्भुत उनका कार्यकाल रहा, अद्भुत कार्यकाल, बहुत सारे उनके किस्से कहानियां हैं। तो आप क्यों चिढ़े? मैं तो ये कह रहा हूं, इसका मतलब जो संघी होगा वो न्याय देवता नहीं बन पाएगा, यही बात है ना। नहीं, कलंक कहा, न्यायपालिका को कलंकित किया, कैसे किया? ये है ना, उन्होंने जो वाक्य कहा है माननीय मंत्री जी ने, उन्होंने कहा कि न्यायपालिका को कलंकित किया आपने, आरएसएस का जज कहकर। इससे कलंकित कैसे हुए, मैं तो ये जानना चाहता हूं। चलिए मैं दर्शकों पे ही छोड़ देता हूं कि कैसे हुआ। न्याय के देवता वर्सेज गुनाहों का देवता। एक मैच करवाइए, आप लोग बताइए कौन जीत रहा है। इजाजत दीजिए मुझे, मैं किसी को नहीं जानता, मैं तो भैया ये चाहता हूं इस देश में हर व्यक्ति न्याय का देवता हो। वो अपने परिवार में, अपने समाज में न्याय का देवता, मतलब जो व्यक्ति ईमानदारी से इंसाफ पसंद होगा वो न्याय का देवता है। तो न्याय का देवता वर्सेज गुनाहों का देवता। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।